लगभग 500 साल पहले सेनगोकू के टाइम पर एक लड़के का नाम था मिचिकात्सु। वो बोर्न हुआ था। उसका एक ट्विन ब्रदर भी था और उसकी किस्मत में लिखा था जब वो 10 साल का होगा तो उसे टेंपल भेज दिया जाएगा उसके अजीब बर्थ मार्क की वजह से। यूरिची और मिचिकात्सु दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से बड़े हुए थे। यूरिची को एक छोटे रूम में अकेले रखा जाता था जो बाकी सभी रूम से अलग था। मिचिकात्सु अपने भाई से छुपके छुपके मिलने आया करता था अपने फादर से बचकर। योरिची अपने मदर के पास चला जाता था। जब भी मिचिकात्सु उसको देखने लगता था, मिचिकात्सु योरोची को एक फ्लूट देता है जो उसने एक गिफ्ट के तौर पे बनाया था। मिचिकात्सु जब 7 साल का हुआ वो स्वॉर्ड चलाने की प्रैक्टिस करने लगा और उसका भाई उसको देखता था और उस टाइम योरोची ने पहली बार अपने भाई से बात करा और मिचिकात्सु चौंक जाता है। जो भी हो, योरोची ने अपना गोल बता दिया था। वो भी एक समुराई बनना चाहता है अपने भाई की तरह, मगर वो वहां से चला जाता है क्योंकि उसको टेंपल भेज दिया जाएगा जब वो 10 साल का होगा। मगर तो भी योरोची लगातार मिचिकात्सु की ट्रेनिंग को देखता था और एक दिन उसके फादर के सहायक ने योरोची को स्वॉर्ड की प्रैक्टिस के बारे में बताया। उसने योरोची को सिर्फ कुछ बेसिक चीजें बताई थी, मगर तो भी योरोची ने उसको 4 बार हिट कर दिया था और ऐसा करते देख मिचिकात्सु चौंक जाता है क्योंकि वो कभी भी पहले हिट नहीं कर पाया था। मिचिकात्सु अपने भाई से बोलता है वो उसको भी उसका सीक्रेट बताए और मिचिकात्सु निराश हो जाता है क्योंकि योरोची ने सिर्फ कॉम्बैट में ही उसकी रुचि दिखाई और बोलता है वो अब समुराई बनना नहीं चाहता। जो भी हो, योरोची मिचिकात्सु को बताता है वो अटैक करने से पहले डीपली सांस लेता है और ध्यान से अपनी बोन को अलाइनमेंट करता है और मसल के कॉन्ट्रैक्शन को भी और उसके साथ साथ उसके ब्लड फ्लो को भी। सन ब्रीथिंग स्टाइल जो योरोची बाद में अडॉप्ट करता है। इस कन्वर्सेशन की वजह से मिचिकात्सु को रियलाइज होता है योरोची से पहले लिविंग थिंग की बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है और वो न्यू इंटेंसिटी से अपनी ब्लेड को मास्टर करने लगता है। मिचिकात्सु जब स्वॉर्ड पे स्टडी कर रहा था उसको उसके भाई से जलन होने लग गई उसके नेचुरल फिजिकल टैलेंट की वजह से और उसको डर भी लगने लगा था। उसके फादर को इस बारे में तो पता ही चल गया होगा योरोची के बहुत ज्यादा पोटेंशियल के बारे में और उन दोनों का रोल चेंज ना हो जाए और उसको टेंपल पे ना भेज दे योरोची की जगह। और योरोची को भी इस बारे में पता चल गया था उस रात जब उसकी मदर पास अवे हो गई थी इलनेस की वजह से और वो मिचिकात्सु के रूम में 3 AM को आता है ये चीज बताने के लिए और फेयरवेल देने के लिए। उसने पहले से प्लान कर लिया था टेंपल जाने का, उससे पहले उसके फादर उसको फैमिली का न्यू सक्सेसर बनाए। योरोची उसके भाई को बताता है वो थैंकफुल है फ्लूट के लिए जो उसने उसको दिया है और वो उसको एक ट्रेजर की तरह संभाल के रखेगा। मगर मिचिकात्सु इरिटेट होता है कि वो उसको ट्रेजर की तरह कैसे रख सकता है जबकि वो उससे एक ट्यून भी नहीं बजा सकता और वो अपने भाई को जाते देखता है और कुछ नहीं बोलता और उसकी जलन उसके बाद सिर्फ बढ़ ही रही थी जब वो उसकी मदर की डायरी पढ़ता है जो उसकी मदर की डेथ फॉलो करती है। उसको पढ़ने के बाद उसको पता चलता है योरोची को उसकी मदर की इलनेस के बारे में पता होता है और वो योरोची से उसके बाद और गुस्सा होने लगता है और उसको पता चलता है वो सिर्फ फिजिकली गिफ्टेड नहीं है वो जीनियस भी है और वो उसकी ब्रदर की डेथ के लिए विश करता है और कुछ सालों तक उसको उसके ब्रदर के बारे में कुछ नहीं सुनने को मिलता है तो वो सच भी मानने लगता है। 10 साल बाद मिचिकात्सु एक समुराई बन जाता है और एक वुमेन से मैरिड कर लेता है जिसने उसके 2 बच्चों को जन्म दिया है और एक रात डीमन ने उसके कैंप पर अटैक कर दिया था और सिर्फ वही जिंदा बचा हुआ था मगर उन डीमंस को बहुत ही जल्दी योरोची ने मार दिया था जो उसको बचाने के लिए आया था और वो उससे माफी मांगता है कि वो उसके साथी को बचा नहीं पाया। मिचिकात्सु उसके ब्रदर की स्ट्रेंथ और स्किल्स को देखकर और जलने लगता है और मिचिकात्सु उसकी फैमिली को छोड़कर चला जाता है और एक डीमन स्लेयर बन जाता है योरोची के साथ ट्रेनिंग करने के लिए। उसने देखा था उसका ब्रदर बाकी डीमन स्लेयर को ट्रेनिंग दे रहा था उसकी खुद की ब्रीथिंग स्टाइल टेक्निक की और हेल्प कर रहा था उनकी खुद की ब्रीथिंग स्टाइल टेक्निक को डेवलप करने में जो उनकी स्ट्रेंथ को सूट करे और वो क्रिएट करता है फर्स्ट ब्रीथिंग स्टाइल टेक्निक को। आखिरकार मिचिकात्सु अवेक कर लेता है उसका डीमन स्लेयर मार्क को और डेवलप कर लेता है एक ब्रीथिंग स्टाइल को जो टक्कर दे सन ब्रीथिंग को जिसका नाम है मून ब्रीथिंग। मगर उसकी टेक्निक योरोची के सन ब्रीथिंग इतना पावरफुल नहीं होती है और एक डीमन स्लेयर होने की वजह से मिचिकात्सु बहुत खुश होता है क्योंकि वो उसकी जनरेशन में से एक यूनिक है। मगर वो उसके ब्रदर से इरिटेट भी होता है जब वो बताता है उनका कोई सक्सेसर नहीं है उनकी यूनिक ब्रीथिंग स्टाइल टेक्निक सन ब्रीथिंग और मून ब्रीथिंग। और मिचिकात्सु फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है क्योंकि वो उसके ब्रदर की सन ब्रीथिंग टेक्निक को सरपास नहीं कर पाता और डरता भी है डीमन स्लेयर मार्क को अवेक करने वालों के नसीब में लिखे गए डेथ से। मिचिकात्सु मुजान किबुत्सुजी से राजी हो जाता है डीमन बनने के लिए और कोकुशिबो नाम रखने के लिए क्योंकि वो भी एक ब्रीथिंग यूजर होता है। उसको 3 दिन लग जाते हैं फुल्ली डीमन ट्रांसफॉर्म होने में और आखिरकार वो डीमन बन जाता है अपर मून 1 12 किजुत्सुकी में से और उसका ओरिजिनल नाम खो जाता है हिस्ट्री में ही।
60 साल बाद डीमन बनने के। वो फेस टू फेस योरोची से मिलता है लास्ट टाइम। योरोची उसके डीमन बनने के डिसीजन से खुश नहीं होता है और दूसरी ओर कोकुशिबो निराश होता है उसके यंगर ट्विन को देखकर जो एज्ड हो गया है और वीक भी, और वो रियलाइज करता है उसने उसके सारे डीमन स्लेयर मैथ के नसीब को पीछे छोड़ दिया है और वो बहुत ओल्ड हो गया है, 25 से बहुत ही ज्यादा। योरोची शॉक्ड और रोने लगता है उसके भाई को देखकर और उसने पहली बार उसके इमोशन को दिखाया होता है और उसके इमोशंस को कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि वो उसका ह्यूमन पाथ छोड़ दे और उसको ये भी पता होता है कि उसको उसके भाई को मारना होगा। योरोची तैयार होता है उसके भाई को मारने के लिए। कोकुशिबो रियलाइज करता है उसके भाई की पावरफुल स्किल्स को और पावर को जो अभी भी है। योरोची पहले से स्ट्राइक कर देता है उसके भाई की नेक पर और कोकुशिबो को गुस्सा आने लगता है उसके भाई की स्ट्रेंथ को देखकर, क्योंकि वो जरा भी वीक नहीं हुआ होता है और वो वेट करता है रिटर्न स्ट्राइक का, उसको पता होने के बाद भी कि वो उसको किल कर देगी। योरोची को कभी भी चांस नहीं मिलता कोकुशिबो के सर को पूरी तरीके से कट करने का और वो मर जाता है खड़े रहकर ही उसकी ओल्ड एज होने की वजह से। उसी टाइम कोकुशिबो बहुत गुस्सा होता है उसका भाई जो हमेशा उससे आगे रहा वो एक ओल्ड एज होने की वजह से मर गया बिना फाइट हारे। कोकुशिबो को ये बात पता होने के बाद भी कि मुजान योरोची को एक स्क्रैच तक नहीं दे पाया था और उसका एक चांस था फेयर बैटल करने का जो वो भी चला गया है। उसका भाई अनडिफिटेड रह गया हमेशा के लिए और उसके गुस्सा होने के कारण वो योरोची की बॉडी को हाफ स्लाइस कर देता है और अनजाने में फ्लूट को तोड़ देता है जो उसने दिया था बचपन में, जो योरोची ने अभी तक संभाल के रखा है। यहाँ तक कि उसके भाई डीमन बनने के बाद भी कोकुशिबो अपने आप को रोक नहीं पाता और रोने लगता है। वो अपनी बॉन्ड अपने भाई से अलग नहीं कर पाया और वो डिसाइड कर वो टूटे हुए फ्लूट को अपने साथ रखेगा। कोकुशिबो को सम्मन करा था अपर रैंक की मीटिंग के टाइम, वो वहाँ पर सबसे पहले पहुंच गया था और वो वॉल की तरफ फेस करके बैठा होता है और तभी बोलता है जब उसकी प्रेजेंस का पता चलता है बीवा डीमन द्वारा और वो बताता है मुजान आ चुके हैं। मुजान बताते हैं गायुटारू की डेथ के बारे में और कोकुशिबो और बाकी अदर्स से पूछते हैं वो अभी तक यूबुयाशिकी की फैमिली को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए और फेल हो गए ब्लू लिली फ्लावर को ढूंढने में भी। कोकुशिबो बोलता है उसके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए और फिर अकाजा पूरी तरीके से डोमा के हेड को कट कर देता है और फिर कोकुशिबो अकाजा के हाथ को कट कर देता है और बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही आगे चले गए और वो एक्सप्लेन करता है डोमा को वो उसके बेनिफिट की वजह से बीच में नहीं आया है। कोकुशिबो अकाजा को बोलता है अगर तुमको ये चीज इतना परेशान कर रही है तो तुमको ब्लड बाथ बैटल के लिए अप्लाई कर देना चाहिए इसकी प्लेस लेने के लिए। तो तुम समझ गए होंगे कि मैंने क्या कहा। अकाजा बोलता है हाँ मैं समझ गया और बोलता है हाँ मैं तुमको पक्का मार दूंगा। कोकुशिबो अकाजा को विस्लक बोलता है। हाशिरामा के मीटिंग के टाइम हाशिरामा रिपोर्ट करते हैं कि स्ट्रेंज मार्क के बारे में आमा ने यूबुयाशिकी बताती है ये मार्क कॉमन है कुछ सिलेक्टेड ओरिजिनल ब्रीथिंग स्टाइल यूजर के लिए और कोकुशिबो उनमें से एक है। काइगाकू को जब याद आता है जब उसका आमना सामना हुआ था कोकुशिबो से जेनत्सु से फाइट करते टाइम कोकुशिबो ने उसे हरा दिया था और फिर उसने जल्दी सरेंडर कर दिया था मगर कोकुशिबो ने उसको सेकंड चांस दिया था उसको लार्ज अमाउंट ऑफ मुजान का ब्लड देकर और विश करता है मुजान उसको एक्सेप्ट करे तो ये अपर मून में प्लेस ले सके। कोकुशिबो उसको बोलता है उसे थैंकफुल होना चाहिए उसके दिए गए गिफ्ट के लिए मगर वो एक भी ड्रॉप जमीन पे गिराएगा तो वो उसको मार देगा। आकाजा की डेथ के बाद कोकुशिबो अकेला लगने लगता है और खुद से बात करने लगता है। आकाजा फेल हो गया ऊपर आने में और वो फेल हो गया कोकुशिबो को डिफीट करने में और बोलता है वो कितना वीक था और उसके कुछ टाइम बाद मोइचिरो टोकिटो वहाँ पर आ जाता है सेम रूम में जहाँ पर कोकुशिबो होता है। कोकुशिबो बोलता है तुम आ गए डीमन स्लेयर मगर कुछ चीजों की वजह से तुम जाने पहचाने लग रहे हो। मोइचिरो उसकी ब्लड लाइन का होता है जो उसने अबेंडन कर दिया था उसके चाइल्ड को डीमन बनने से पहले और वो बोलता है उसका ह्यूमन सरनेम टुसुगोनी मर गए हैं बहुत जनरेशन पहले ही। मोइचिरो अपने आप को शांत करता है और बहुत सी मिस्ड ब्रीथिंग स्टाइल टेक्निक को यूज करता है और उसका डीमन स्लेयर मार्क आ जाता है। कोकुशिबो उसकी तारीफ करता है। मोइचिरो एक स्वॉर्डमैन है और उसने बहुत कुछ सीख लिया है 14 साल की एज में ही। कोकुशिबो बोलता है लगता है उसके पावरफुल ब्लड लाइन होने की वजह से जो पास डाउन हुए हैं जनरेशन टू जनरेशन। मोइचिरो मना कर देता है ऐसा कुछ नहीं है और उन दोनों की बैटल के बीच कोकुशिबो मोइचिरो का हाथ को कट कर देता है। मोइचिरो तुरंत उसके हाथ को टाइट कर ब्लीडिंग को रोक देता है। कोकुशिबो बहुत इंप्रेस होता है मोइचिरो को बिना मेहनत के हरा देता है। कोकुशिबो उसकी स्वॉर्ड को उसको इसमें स्टेप कर देता है और ऑफर करता है डीमन बनने के लिए और फिर उनके डिस्कशन को रोक दिया जाता है गेन्या द्वारा। वो उसकी गन से कोकुशिबो को शूट करता है। कोकुशिबो बिना मेहनत करे उसकी बुलेट को अवॉइड कर देता है और गेन्या के पीछे आ जाता है और उसके दोनों हाथ और पेट को कट कर देता है और बोलता है तुम ही हो जो डीमन को खा रहे थे। कोकुशिबो रियलाइज करता है गेन्या बाकी डीमन स्लेयर की तरह नहीं है उसको उसी तरह मारना होगा जैसे बाकी अदर डीमन को मारते हैं उसके हेड को कट करके। कोकुशिबो गेन्या के हेड को कट करने ही जा रहा होता है मगर गेन्या को बचा लिया जाता है उसके भाई सेनेमी द्वारा। गेन्या माफी मांगता है हर चीज के लिए उसके भाई से। कोकुशिबो बोलता है ब्रदर और डीमन स्लेयर भी पुरानी यादें ताजा हो गई
सेनेमी और कोकोशिबो की इंटेंस बैटल स्टार्ट हो जाती है। कोकोशिबो थोड़ा बहुत पीछे ढकेला जाता है विंड हाशिरा स्किल्स के सामने। जो भी हो वो अपना कंपोजर वापस ले लेता है और बोलता है वो सरवाइव नहीं कर पाता अगर उसकी सेंस शार्प नहीं होती तो, उसके लंबे एक्सपीरियंस की वजह से। और वो ये भी बताता है सेनगोकू के इरा के टाइम उसको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला था बिल्कुल सिमिलर स्ट्रॉन्ग विंड हाशिरा से फाइट करके। फिर कोकोशिबो सेनेमी को अच्छा खासा कट कर देता है और उसकी बॉडी में से ब्लड निकलने लगता है, मगर सेनेमी हंसने लगता है और बोलता है उसके पास मेरे ही ब्लड है। सेनेमी उसकी एबनॉर्मल बॉडी से उसकी ब्रीथिंग स्टाइल को कंट्रोल करता है और उसकी मसल्स को भी, और ब्लड को कैलकुलेट कर रोक देता है ब्लीडिंग होने से जितना हो सके। और इतने स्ट्रगल के बाद कोकोशिबो को फाइट करने में बहुत ज्यादा मजा आया। उसको अपॉर्चुनिटी मिली इतने स्किल स्वॉर्डमैन से फाइट करने के लिए। वो सेनेमी को फिनिश करने ही वाला होता है, वहाँ पर ग्योमेई आ जाता है शॉन हाशिरा। कोकोशिबो अपने आप को रोक नहीं पाता और वो ग्योमेई की तारीफ करता है और वो उसकी 4th इंटेंस बैटल होती है। ग्योमेई उसका ट्रम्प कार्ड रिवील करता है जो उसने मुजान के लिए बचा के रखा था, उसका डीमन स्लेयर मार्क। कोकोशिबो बताता है उन दोनों के पास डीमन स्लेयर मार्क है और वो ग्योमेई के लिए दया दिखाता है और उसको डीमन स्लेयर मार्क की चेतावनी देता है जिसके पास भी मार्क होगा वो 25 साल का होने से पहले ही मर जाएगा। वो बताता है ये मार्क उसकी लाइफ कम कर देगा और ग्योमेई मर जाएगा रात खत्म होते ही, क्योंकि वो 27 साल का है। उनके डिस्कशन के बाद कोकोशिबो ऑफर करता है ग्योमेई को डीमन बनने का तो वो सरवाइव कर सके और अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सके। ग्योमेई ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और वो बोलता है वो एक चीज के बारे में गलत है और बोलता है कोई एक है जो 25 साल से भी बहुत ज्यादा जिया है। और वो दोनों अपनी इंटेंस बैटल को कंटिन्यू करते हैं। सेनेमी अपनी इंजरी को स्टिच कर फाइट को ज्वाइन करता है। अब कोकोशिबो को दो को एक साथ फेस करना पड़ेगा तो तीनों अपनी बैटल कंटिन्यू रखते हैं और अचानक से सेनेमी और ग्योमेई कट होने लगते हैं कोकोशिबो की ब्लेड से। कोकोशिबो की ब्लेड में तीनों ब्लेड एक्सट्रैक्ट हो गई है। कोकोशिबो कम्प्लीटली सीरियस हो जाता है उसकी फाइट से और गुस्सा होकर बोलता है एक बार तुम दोनों को किल करने के बाद मैं बाकी सबको इजीली मार दूंगा। ग्योमेई और सेनेमी दोनों बहुत पावरफुल होते हैं उनकी करंट जनरेशन में से। और उसी टाइम मोइचिरो अपने आप को फ्री कर लेता है शॉर्ट से और गेन्या की हेल्प करता है उसकी बॉडी को रिजॉइन करने में और कोकोशिबो के हेयर को खिला देता है। फिर गेन्या फील करता है एक ऐसी पावर को जो उसने पहले कभी भी फील नहीं करा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट उसको मुजन की वॉइस सुनाई देती है। वो कोकोशिबो से पूछती है उसने कितने हाशिरा को मार दिया है। कोकोशिबो की अटैक्स की इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है और वो दोनों भी अपने सारे एफर्ट्स लगा देते हैं कोकोशिबो के अटैक्स से बचने के लिए। सेनेमी को देख के लगता है वो हारने वाला है, मगर मोइचिरो फाइट में वापस आ जाता है और उसको बचा लेता है। गेन्या बैटल से छिप रहा होता है वॉल के पीछे और फिर उसको टंजूर की बात याद आती है वीकेस्ट पर्सन बैटल में होने की और वो चीज उसको मोटिवेट करती है और वो निकल लेता है कोकोशिबो की ब्लेड के टुकड़े को उसकी एबिलिटी लेने के लिए। फाइट को देख के लगता है कोकोशिबो के पास एडवांटेज है, मगर अचानक से ग्योमेई अपर रिंग के हाथ को अलग कर देता है और मोइचिरो स्टेप कर देता है शॉर्ट से उसके पेट के अंदर और गेन्या अनलिश कर लेता है कैसी बुलेट को डीमन को यूज कर उसकी गन पर बिल्कुल कोकोशिबो की स्वॉर्ड की तरह। उसकी बुलेट डीमन की बॉडी में जाते ही कोकोशिबो को एक ट्री में ट्रैप कर देती है। उसकी वजह से वो हिल नहीं पाता। फिर ग्योमेई और सेनेमी फटाक से उसको खत्म करने जाते हैं और ये फीलिंग कोकोशिबो को डिस्टर्ब करने लगती है और उसको याद दिलाती है 400 साल पहले की फाइट की जिसमें योरिची ने हिट कर दिया था उसकी ब्लेड से, जो कोकोशिबो को अभी तक कोई नहीं कर पाया। और उसको और ज्यादा गुस्सा आने लगता है डिफीट होने के कारण। कोकोशिबो की बॉडी से मल्टीपल ब्लेड निकलने लगती है और सभी डीमन स्लेयर को इंजर कर देती है, मगर तो भी चारों उसकी ओर अटैक करने बढ़ते हैं। मोइचिरो की ब्लेड रेड हो जाती है और कोकोशिबो के इंटरनल ऑर्गन्स दिखने लगते हैं। फिर गेन्या अनलिश करता है एक और डीमन ब्लड आर्ट और एक और ट्री को कोकोशिबो के बैक पर उगा देता है और ग्योमेई कोकोशिबो के सर पर मारता है उसके फ्लैल से और सेनेमी भी उसकी स्वॉर्ड से अटैक करता है और उन दोनों के वेपन भी रेड होने लगते हैं। कोकोशिबो को उसके भाई के थॉट्स याद आते हैं कैसे डीमन स्लेयर उसके बाद आने वाले उसको सरपास कर दिए हैं और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाता है और कोकोशिबो का हेड कट हो जाता है, मगर कोकोशिबो अपने हेड को वापस ग्रो कर लेता है और सेलिब्रेट करने लगता है उसने कॉन्कर कर लिया है डेथ को और जो भी अटैक उसकी तरफ वो थ्रो करेंगे वो बेकार है। उसकी न्यू फॉर्म में एक मॉन्स्टर से और स्पाइक निकल जाते हैं उसके फेस, हेड और बैक से और वो अपने आप को ब्लेड के रिफ्लेक्शन में देखता है और अपनी न्यू फॉर्म के अपीयरेंस को देख के निराश हो जाता है और वो उसका ओरिजिनल मोटिवेशन को याद करता है स्ट्रॉन्गेस्ट समुराई बनने का कंट्री में और जो बात उसने चूज करा है क्या वो यही करना चाहता था। और इतने में ग्योमेई उसका हेड को क्रश कर देता है उसके फ्लैल से अगेन अपर रिंग रीजनरेट होने का ट्राई करता है, मगर उसके शरीर के टुकड़े होते जा रहे थे क्योंकि मोइचिरो ने उसकी रेड ब्लेड को स्टेप कर दिया था उसकी बॉडी में और कोकोशिबो जमीन पर गिर गया। वो सिर्फ योरिची जैसा बनना चाहता था और वो रियलाइज करता है उसने उसके होम और उसकी फैमिली को अबेंडन कर दिया और उसने अपने ब्लड रिलेटिव को भी मार दिया बिना सोचे समझे और उसने अपने समुराई कोड को भी ब्रेक कर दिया। और उसके आखिरी टाइम वो अपने आप से क्वेश्चन करता है कि वो क्यों बोर्न हुआ और उसके भाई से आंसर पूछता है कंप्लीटली खत्म होने से पहले और छोड़ जाता है उसके टूटे हुए फ्लूट को पीछे। तो यार कोकोशिबो की स्टोरी यहीं पर एंड होती है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद
पसंद आया होगा। और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।